velocity of cm means center of mass, velocity of cm is constant in the absence of external force, is constant in the absence of external force. Constant in the absence of external force. ऑनलाइन वाले बता देना वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही है, वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही है, बता दीजिए, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। Velocity of center of mass is constant in the absence of external force. लिखिएगा, suppose an external force suppose an external force F tot, TOT मतलब total, suppose an external force F tot acts on a system of mass m, acts on a system of mass m and produces an acceleration ACM and produces an acceleration ACM vector in its center of mass, then in its center of mass, then F tot is equal to m into ACM, भाई मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने कहा सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स F tot एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ मास m, तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसका जो टोटल मास है वो कैपिटल M है, और अगर उसके ऊपर एक जो एक्सेलरेशन है वो ACM लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M ACM ये हो गया। अच्छा, अब दिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of any external force, F tot is equal to 0. F tot is equal to 0, तो इसका मतलब M ACM सॉरी F tot is equal to 0, that is M ACM is equal to 0, M ACM is equal to 0। तो यहाँ से हम ये कहेंगे यार मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो मास अगर जीरो के नीचे चला जाएगा 0/m, वो तो जीरो हो जाएगा। ACM वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, और dy/dt ऑफ BCM वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अच्छा, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट VCM vector is equal to constant. VCM vector is equal to constant. तो देखिएगा यहाँ पर हमको यही प्रूव करना था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे ये समझ गया ना कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी कांस्टेंट का ही डिफरेंशियल जो है वो जीरो होता है, इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अच्छा, आगे नोट करें, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड center of mass motion. Momentum conservation and center of mass motion. ठीक है, तो अब ये वाला जो है जैसे आप बता रहे हैं ना, तो अभी DPSG में तो परसों है ना पेपर, है ना, तो जैसे उसमें सेंटर ऑफ मास वाला है तो सेंटर ऑफ मास तक पूछा जा रहा है, तो एक तो ये जरूर पूछा जाएगा, तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आगे वो तो नहीं आ रहा ना रोटेशनल वाला, रोटेशनल नहीं आ रहा। रोटेशनल वाले में भी जब आप करेंगे तो रोटेशन वाले में भी जैसे मोशन वाला चैप्टर कर रखा है ना, तो मोशन वाले चैप्टर में हमने जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन करी थी, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन की भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बिल्कुल सेम उसी के जैसी, बस कुछ टर्म्स चेंज हो जाएंगे। वहाँ वेलोसिटी थी, यहाँ रेडियल वेलोसिटी आएगा, वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास में एक ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट करिएगा। इसका डेरिवेशन है, 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मुझे लगता है उन 2 में से कोई एक आ जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए जी देखते हैं, नोट कीजिएगा। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ small n particles, consider a system of small n particles of masses m1 m2 till mn, of small n particles of masses m1 comma m2 comma m3 comma dot till mn। तो हमने ये कहा कि हमने पूरा एक सिस्टम मान लिया, उस सिस्टम के अंदर n मासेस हैं। क्या क्या हैं वो n मासेस? m1 m2 m3 m4 ऐसी mn तक। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद सपोज द फोर्सेस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये तो पहला पॉइंट बनाकर लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सपोज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो न्यूमेरिकल दिया होगा ट्राइंगल वाला, रेक्टेंगल वाला, मैं कराऊंगा अभी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो एक्चुअली डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास है प्रॉपर टॉपिक, वही हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पूछने वाला भी नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अभी आपकी ट्यूसडे को क्लास नहीं हुई थी, है ना, ट्यूसडे को क्लास कहाँ हुई थी? ट्यूसडे को तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कल क्लास रखूँगा, सुबह रखूँगा, है ना, तो और भी कुछ डाउट हो ना इसमें तो ले आना, कल करवा दूँगा। ठीक, तो देखिएगा, सपोज द फोर्सेस F1 F2 F3, ये जो सिदक तुम्हारे यहाँ होगा उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, छोटा सा ही है जबकि कुछ मुश्किल नहीं है ऐसा। सपोज द फोर्सेस F1 F2 F3, सपोज द फोर्सेस F1 F2 F3 till Fn, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, dot till Fn vector, exerted on them produce accelerations, ये आप लोगों को वीडियो प्रॉपर, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है ऑनलाइन वालों को? मैं इधर देख रहा हूँ, मुझे धुंधला दिख रहा है, इधर दिख रहा है सही?
चलिए कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना, पता नहीं लैपटॉप में कुछ गड़बड़, थोड़ा सा ब्लर्ड है इधर। चलिए, सपोज द फोर्सेस F1 F2 F3 till Fn exerted on them produce accelerations A1 A2 A3, accelerations A1 vector A2 vector comma A3 vector comma dot 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 till An vector respectively, full stop. In the absence of any external force, in the absence of any external force, टोटल जो फोर्स है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, यानी कि एफ टोट, जैसा कि यहाँ पर देखा था एफ टोट मतलब एफ टोटल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एफ टोट इज इक्वल टू जीरो। तो टोटल फोर्स कितना है F1, कितनी फोर्सेस हैं हमारे पास F1 से लेकर Fm तक, तो ये एफ टोट क्या हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल Fn वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, अब ये जो फोर्सेस हैं इन फोर्सेस की आप वैल्यूज लिखिएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो पहला पार्टिकल है उसका मास m1 है, पहले पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो a1 है, तो f1 क्या हो जाएगा m1 a1 वेक्टर, ऐसे ही f2 वेक्टर क्या हो जाएगा m2 a2 वेक्टर, ऐसे ही f3 वेक्टर हो जाएगा m3 a3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल mn an वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर हो गया। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे काम करता है सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है ना, बस वो। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसमें आप जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालनी शुरू करो। तो जैसे ये m1 है, एक्सेलरेशन में जानता हूँ ना क्या होता है dv बाई dt, तो a1 क्या हो जाएगा dv1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाई dt प्लस m3 dv3 वेक्टर बाई dt प्लस डॉट 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 mn dvn वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अच्छा जी, इतना करने के बाद में मैं ये कहूँगा कि जब भी कभी हमको डिफरेंशिएशन करना होता है ना, तो डिफरेंशिएशन जब भी किसी भी टर्म का करना होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशियल के बाहर आ जाता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल के बाहर है उसको अंदर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का अगर कांस्टेंट सिर्फ अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल वाली टर्म है ना, तो फिर कांस्टेंट रिमेन एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, और जो वेरिएबल वाला टर्म है उसका डिफरेंशियल हो जाता है। अभी बताऊंगा, पहले ये नोट करिए कि जैसे ये m1 है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के बाहर है, इसको अंदर भी ले जाया जा सकता है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d बाई dt ऑफ m1 v1 वेक्टर, ठीक है। या थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए, मैं इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पर करूंगा। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, नोट कर लिया? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर कराऊंगा। बताओ भाई, शिवेन, उदिशा, नोट कर लिया? अरे सारे थम्स अप बनाकर भेज रहे हैं, माइक काम नहीं कर रहा क्या आप लोगों का? भास्कर, क्या क्या सिखा दिया तुमने सबको? अच्छा, नहीं स नहीं श, बोलो बोलो बोलो, गलत बात है ना।
नाम क्या तुम्हारा? आगे यहाँ श बोल रहा है, शर्मा में प्रॉपर शर्मा, उसको शर्मा क्यों नहीं बोल रहे हो? भाई इस फॉल्ट को जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लो, ये नहीं तो बहुत बाद तक भी ठीक नहीं होता ये स और श वाला जो है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा, ये है ना, जैसे मैं m1 को अंदर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा d बाई डी टी m1v1 वेक्टर, d बाई डी टी m1v1 वेक्टर प्लस d बाई डी टी m2v2 वेक्टर प्लस d बाई डी टी m3v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 d बाई डी टी mn vn वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब जैसे सभी का डिफरेंशियल हो रहा है, सभी का डिफरेंशियल, अच्छा ये जो मैं m1 को अंदर लेकर आया हूँ ये क्या है? देखिए ऐसा होता है कि जब मैं बोलता हूँ ना कि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल हम बोल देते हैं ना कि 2x है। x स्क्वायर का डिफरेंशियल, ये फॉर्मूला होता है ना डिफरेंशिएशन का, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो है वो ये होता है n x की पावर n-1, ये होता है ना n x की पावर n-1। अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास, जैसे x की पावर n का तो ये हो गया, अब इसी तरह से x की पावर 2 है तो क्या हो गया 2x की पावर 2-1, तभी तो ये 2x होगा ना। तो क्या है कि अगर मान लीजिए 2x स्क्वायर होता, 2x स्क्वायर होता तो 2 जो कांस्टेंट है ना इट विल रिमेन एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दिया जाता है 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी बार बार चेंज होती है तो वेलोसिटी इज वेरिएबल, तो कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और वेरिएबल का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कांस्टेंट को अंदर ले जा सकता हूँ, बाहर ले जा सकता हूँ, डिफरेंशियल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए सारे ही तो डी बाई डी टी हो रहे हैं, तो आप डी बाई डी टी कॉमन ले सकते हो, तो डी बाई डी टी कॉमन ले लिया, m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस mn-vn वेक्टर इज इक्वल टू 0। सही है भाई भास्कर? ठीक है। m1v1 क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है बोलो, मोमेंटम। ये हो गया p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल pn वेक्टर और इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, सारे जितने भी मोमेंटम हैं, मोमेंटम का सबका सम, सारे मोमेंटम जितना भी पूरा का पूरा मोमेंटम है, यानी कि जो टोटल मोमेंटम है उसका जो सम है उसका डिफरेंशियल 0 है। तो किस चीज़ का डिफरेंशियल 0 के बराबर होता है? कांस्टेंट का। तो इसका मतलब p1 p2 p3 टिल pn ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल P वेक्टर लिख लेना, सारे मोमेंटम्स का सम, तो टोटल मोमेंटम हो गया ना, तो P वेक्टर, कैपिटल P वेक्टर लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल Pn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, हेंस एक लाइन लिखेंगे, हेंस इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, हेंस if no external force acts on a system, hence if no external force acts on a system, comma, the total linear momentum of the system is conserved. The total linear momentum
of the system is conserved. Of the system is conserved. Full stop. This is the law of conservation of linear momentum. This is the law of conservation of linear momentum. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है जी. इसके बाद देखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. एज वी नो दैट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एज वी नो दैट position vector of the center of mass of an n particle system of an n particle system is RCM vector. RCM vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus dot 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 till mn rn vector mn rn vector upon m1 plus m2 plus dot 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 till mn. ये हो गया RCM वेक्टर. ठीक है. और RCM वेक्टर इज इक्वल टू, और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में सारे मासेस का सम है, इसी को तो कैपिटल M बोल देते हैं, टोटल मास. ठीक है. और RCM वेक्टर is equal to 1 upon capital M m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus dot 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 till mn rn vector. ये हो गया कैपिटल RCM वेक्टर. ठीक है. अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. तो दोनों तरफ आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो डी बाई डी टी ऑफ RCM वेक्टर, डी बाई डी टी ऑफ RCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन m. तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन m तो एज इट इज रहेगा, बाहर लिख लो इसको. और डी बाई डी टी ऑफ ये m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल mn rn वेक्टर, टिल mn rn वेक्टर. ठीक है. अच्छा जी. तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि भाई ये जो डी बाई डी टी है, अब इस डी बाई डी टी को जब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो ये एक एक को डिफरेंशिएट करता चला जाएगा. तो डी बाई डी टी ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डी बाई डी टी ऑफ mn rn वेक्टर. अब ये जो मासेस हैं, m1 हो गया, m2 हो गया, ये तो कांस्टेंट है. मैं इसको क्या लिखूंगा, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ
डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू 1/m, 1/capital M, 1/capital M, m1 dr1/dt। ये पहला जो पार्टिकल है ना, जो पहला पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर m1 dr1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dr2 वेक्टर बाई dt प्लस डॉट 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 mn drn वेक्टर बाई dt। ये हो गया। अब जो ये डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम वैक्टर है, आर सी एम वैक्टर यानी कि सारा का सारा जो सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर वो कहलाता है आर सी एम वैक्टर। तो इसका जो डिफरेंशियल है इसी को तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं भाई। पोजीशन वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वही तो वेलोसिटी कहलाता है। तो इसको क्या कह देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी सी एम वैक्टर इज इक्वल टू 1/m। हाँ जी, ये क्या है, डी आर वन बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 v1। तो ये हो गया मेरे पास m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी। और vcm वेक्टर इज इक्वल टू 1/m। अब मैं जानता हूं m1 v1 को क्या लिया था, m1 v1 क्या है, मोमेंटम है फर्स्ट पार्टिकल का, m2 v2 मोमेंटम है सेकंड पार्टिकल का। तो लिखेंगे p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल pn वेक्टर। ये हो गया, ठीक है। और यही जो है, ये जो टोटल मोमेंटम है, इस टोटल मोमेंटम को ही तो कैपिटल P वेक्टर बोल दिया था। तो यहाँ लिखेंगे VCM वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल P वेक्टर अपॉन M, कैपिटल P वेक्टर अपॉन M। या P वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू VCM vector. This equation shows that total linear momentum of a system of particles, total linear momentum of a system of n particles, total linear momentum of a system of n particles is equal to the product of the total mass is equal to the product of the total mass and velocity of its center of mass। and velocity of its center of mass। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जी, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस देखूंगा, इसके क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं वो देखूंगा। बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। फ्यूचर बात है।
चलिए जी। क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच रहा हूं। नोट तो नहीं करना था? हाँ जी, क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है 3 masses 3, 4 and 5 kilogram are located three masses 3, 4 and 5 kilogram three masses 3, 4 and 5 kilogram are located at the corners of an equilateral triangle are located at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Full stop. Locate the center of mass of the system. Locate the center of mass of the सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, कि आपको उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लोकेट करना है। लोकेट करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो ये सेंटर ऑफ मास जैसे लोकेट करने का मतलब ये है कि आपको उसके ना कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये इन्होंने बताया 3 मासेस, एक मास है 3 किलो का, एक 4 किलो का और एक 5 किलो का, ठीक है ना, तो मासेस अलग अलग हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कोई ना फिगर दे रखी होती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ट्राइंगल से। ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, फिर क्या है, रेक्टेंगल वाला भी आता है, पैरेललोग्राम वाला भी आता है, फिर ना कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल शेप बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट है ई, अल्फ़ाबेट है ए, अल्फ़ाबेट है एम, ऐसे दे देते हैं। तो आपको वो अल्फ़ाबेट बनाना होगा, मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले अभी ये करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें ना एक्सेस बना लेनी है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। ये वाई एक्सेस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई। इधर वाई एक्सेस और इधर एक्स एक्सेस, और ये हो गया जी ओरिजिन। 3 masses 3, 4 and 5 kilogram are located at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. तो जब भी कभी ये है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमको बनाना है, तो हम उसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पर बनाएंगे, है ना, यानी कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाकर कोऑर्डिनेट प्लेन में उसको बनाएंगे। तो जब उसको प्लेन में बनाएंगे तो उसको रखना किस तरीके से है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से ही हम जो है अपना सेंटर ऑफ मास बता देंगे कि उस फिगर का सेंटर ऑफ मास क्या है। तो मैंने ये कहा कि भाई जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसकी ट्रायंगल की आप नेमिंग कर दीजिए ABC, ठीक है। तो ये तो खैर पॉइंट O हो ही गया, इस वाले पॉइंट को A बोल दो, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको B बोल दो। ओरिजिन जो है, अच्छा यहाँ से क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना, ठीक है। वो क्यों करना वो मैं बताऊंगा आपको अभी। इस पॉइंट को आप डी बोल दीजिए, डी। सी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सी ना सेंटर ऑफ मास के लिए ले लिया जाता है शब्द, तो इसलिए सी नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए डी बोल दिया।
अच्छा, अब मैंने मान लिया कि हमारा जो मास m1 है वो तो यहाँ O पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने m1। A पर जो है वो मास m2 रखा हुआ है, और जो B है B पर मास m3 रखा हुआ है। साइड क्या बोली है? 1 मीटर, 1 मीटर साइड बोली है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यों करा? ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये जो ए है ना, इसके ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जहाँ जहाँ पर मासेस रखे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो देखिएगा, ये जो m1 है इसके तो कोऑर्डिनेट्स निकालने ही नहीं है। ये क्या हो गया? 0,0। तो फर्स्ट पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 y1, x1 y1, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड पार्टिकल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 y2। तो क्या होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, भाई साइड कितने मीटर की है? 1 मीटर की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? x। तो x कितना हो जाएगा? 0.5, आधा मीटर। तो ये तो हो गया जी 0.5, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला मेरे को निकालना है, तो ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, ये तो 0.5 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 1 मीटर हो गया, ये 0.5 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो मुझे AD की वैल्यू निकालनी है, ताकि ये पता चल जाए कि कैपिटल E का y कोऑर्डिनेट क्या है ना, वो निकालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे AD निकालना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर AD स्क्वायर या AD लिखो सीधा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO या OA का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दो। तो OA क्या है? 1 का स्क्वायर, और OD क्या है? 0.5। ये तो हो गया 1, 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया? 0.25। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.75, इसका अंडर रूट। अब 0.75 जो है इसको आप ऐसे बोल दो, 0.25 इंटू 3। 0.25 को जब स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो 0.5 हो जाएगा। बेटा ये हो गया 0.5√3। तो AD मेरे पास इसकी y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0.5√3। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये जो B है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक x एक्सेस कितना है? 1, और ये 0, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब मेरे को सेंटर ऑफ मास इसका निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो फॉर्मूला बताया था, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। वो जो r1 r2 r3 है वो क्या है? वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखा जाए तो x1 x2 x3 ऐसी तो लेंगे। अब सारी वैल्यूज डालो। हाँ जी, m1 क्या है? ऐसा ही सिस्टम में ही दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है। तो m1 है 3 और x1 कितना है? 0। तो 3 इंटू 0 प्लस m2 है 4 और x2 कितना है? x2 ये 0.5 प्लस m3 x3 m3 कितना है? 5 kg। तो 5
इंटू x3 कितना है, x3 है 1 और अपॉन 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5। ये हो गया 0 + 4 × 0.5 कितना हो जाएगा, 2 है ना, तो 2 + 5 अपॉन 3 + 4 7, 7 + 5 12, ये आ गया 7/12। चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। चलिए जी, सिंप्लीफाई करा, टू m1 m2 3 × 0, ठीक है, 4 × 1, अच्छा ठीक है। इनका और हमारे में थोड़ा सा अंतर क्यों आ रहा है आंसर में, वो मैं बता देता हूँ कि हमने m1 यहाँ पर लिया है और m2 यहाँ पर और m3 यहाँ पर, इन्होंने m2 को यहाँ पर ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा x वाला कोऑर्डिनेट कुछ और आ जाएगा, ठीक है, और उनका y वाला कुछ और आएगा, कोई बात नहीं, हमारा y वाला उसके हिसाब से कुछ और आ जाएगा, है ना, तो जो हमने लिया है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, ये हमारे पास 7/12 हो गया, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। y वाला देखिएगा, m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 अपॉन m1 + m2 + m3, ठीक है जी। तो वैल्यूज़ देखिएगा, m1 कितना है 0, m1 जो है, m1 है 3, 3 × y1 कितना है 0, तो 3 × 0, m2 है 4 और y कितना है y2 0.5 √3 प्लस m3 y3, m3 कितना है 5 और y3 कितना है 0, ज़ीरो + 2 √3 + 0 अपॉन 12, तो ये √3/6 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इज 7/12, √3/6, 7/12, √3/6, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। इतना कर लीजिए, बाकी फिर मैं कल आपको करवाता हूँ। कल का बता दीजिए, थोड़ा सुबह का रख लूँ टाइम, 11-12 बजे के आसपास, हाँ सुबह का रख लूँगा, फिजिक्स की क्लास रखेंगे सुबह, ठीक है, 11 या 12 बजे। मैं आपको ना रात में 11 या 11:30 बजे तक ही मैसेज करूँगा इसका, ठीक है। चलिए जी, ओके।